सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में मौजूद है, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अपने सियासी करियर में पहली बार दौरा किया, जिसका उन्होंने एतराफ़ भी किया। वज़ीर आज़म वहाँ पर हम देख रहे थे मेहमान खुसूसी थे। दुनिया की दूसरी ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो बेहतरीन कारकर्दगी है उसका एजाज़ हासिल किया है स्टॉक एक्सचेंज में, और इसी सिलसिले में आज एक मुनाकिदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर उड़ान पाकिस्तान का भी जिक्र किया और ये कहा कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर जो माशी हमारी ग्रोथ है उसके लिए हम काम करना चाहते हैं। ये भी साथ ही साथ उन्होंने जो अहम बातें की उसमें कहा कि शरह सूद 13% पर है और उनकी ये ख्वाहिश है कि शरह सूद 6% पर आ जाए। मज़ीद 8 पॉइंट्स की कमी की गुंजाइश मौजूद है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के लॉन्च के वक्त भी वज़ीर आज़म ने यही कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि जो 8% की गुंजाइश है ये कमी भी अब दूर की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद भी इस हवाले से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से यही बातें की कि हमारी जो माशी ग्रोथ है वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को भरपूर तरीके से उस पर काम करना, अमल दरामद करना किस हद तक ज़रूरी है। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी सरमायाकार थे उन्होंने कॉन्फिडेंस का इजहार किया, एतमाद का इजहार किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो इस वक्त उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का जो मामलात हैं उसके हवाले से। क्या सारी जो हम देख रहे हैं कि जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिज़नेस लीडरशिप है वो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम ख़ास तौर पे इसके लिए जो हम पॉलिसीज़ देख रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉलिसीज़ और वायबल पॉलिसीज़, कितनी ज़रूरी समझते हैं हम। इसी पर एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं, उनका इस पर तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म का? एक तो ये बड़ा खुशाइंद है कि आज उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है हालिया दिनों में, उन्होंने उसका दौरा किया है और सरमायाकारों को एतमाद में लिया है। आमना, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं कि जिस तरह थ्राइव कर रही है, शायद मेरा ख्याल है इस वक्त टॉप पे जा रही है हमारे एशिया के ममालिक में, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि सरमायादारों का, चाहे लोकल हैं चाहे बाहर हैं, उनका एतमाद जो बड़ी हद तक वापस आया है। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो बाहर से पैसा आता है स्टॉक मार्केट में वो रुक गया था, वो आना शुरू हो गया। अब जैसे टोटल पहले 3 माह में $771 मिलियन इन्वेस्टमेंट आई है, उसमें बड़ी ज़्यादा जो है ना वो आधी के करीब स्टॉक मार्केट में आई है। तो एक बहुत बड़ा बैरोमीटर है कि जब आप तरक्की की राह पे जाना चाहते हैं कि लोग देखते हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट किस तरह चल रही है, तो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा है। बावजूद इस बात के सियासी माहौल जितना बेहतर होना चाहिए, गैर यकीनी की सूरत हाल, अदम इस्तेकाम, उस तरफ हम जा रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी उस तरफ चले जाएँ। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट आप उनकी गुफ्तगू में जो मुझे लगा ना, जिसमें तो एक उनका लग रहा है कि उम्मीद डेस्पेयर यानी मायूसी से पीछे हट रहे हैं, और बिजनेसमैन से वो कह रहे हैं जी आप आएँ हमारे साथ बैठें, हमें सजेशन दें कि इस मुल्क को कैसे ठीक करें। 6% ग्रोथ रेट लाना वाकई एक बड़ा मुश्किल काम है, कैसे रेवेन्यू बढ़ाना। लेकिन 2-3 चीज़ों पे आमना उन्होंने हाथ उठाए और मैं समझता हूँ कि वो बेबसी का इजहार किया। मसलन वो कहते हैं कि तरक्की की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारे टैक्स लैब है जी। अब देखें जिस तरीके से टैक्सेशन हमारी होनी चाहिए उस तरह नहीं हो रही। FBR को रीस्ट्रक्चर करने की बात है, वो नहीं हो रही। अब मसला ये है कि आमना जब तक ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नहीं होगा, रोज़ हम इस पर बात करते हैं। FBR में आप देख लें 1.5 हफ्ता पहले क्या हुआ, थोक के हिसाब से अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई। अब किसी ने नहीं देखा कि इसलिए तो वो आज हम कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इसी स्टॉक एक्सचेंज में जब उन्होंने खिताब किया वो कह रहे हैं हम डिजिटलाइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं FBR में। देखिए आमना, ये अगर अच्छी तरह से हो जाता है, ये टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर के दरमियान फासला ख़त्म हो जाता है या किसी तक कम हो जाता है। देखिए क्या वजह है कि दुनिया के छोटे छोटे मुल्क टैक्स टू GDP रेशो 13-14%, हम एक मुद्दत से जनाब अब आके अब 10% पे हम आए हैं, और वो भी पिछले कुछ सालों में आप देखें 7, 7.5, 8, 9% के ऊपर नहीं गए। तो ये बार बार ये बात आती है कि जी जब तक आप इनको आप वायबल तरीके से सजेशन लेके कुछ सख्त रवैया अख्तियार नहीं करते। देखें एक आमना, एक तो हमारा अजाब है इस मुल्क में, वो ये है कि जिस तरह का सिस्टम है, एक चपरासी को प्राइम मिनिस्टर नहीं निकाल सकता। जिस बंदे के ख़िलाफ़ साबित भी हो जाता है, हम देख रहे हैं कि अब हमारे मुल्क में क्या होता है,
किसी ने 20,000 की रिश्वत क्लर्क ने ले ली, उसको सजा हो जाती है। अब मैं बताया ब्यूरोक्रेसी में इतने बड़े लोग हैं, इतने इल्ज़ामात लगते हैं उनके ऊपर कि हज़ारों अरब रुपया जनाब वो खाया जाता है, आधे से ज़्यादा। वो कौन है, कोई नहीं पूछने वाला। एक तो प्राइम मिनिस्टर का ये कंसर्न, ये किसी तरीके से स्लैब दूर है। दूसरा हमने जो उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सालाना नुकसान, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को कोट करके कहा कि पिछले 10 बरसों में ये आपने हमारी स्टेट और एंटरप्राइजेज आएंगे 6 ट्रिलियन का नुकसान कर चुके हैं, 6,000 अरब रुपये का नुकसान कर चुके हैं। सालाना आप देख लें 1000 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। इसको कैसे रोका जाएगा? क्यों नहीं प्राइवेटाइजेशन करने देते? बाबू लोग बैठे हैं, नहीं करने देते। भाई आपसे नहीं चल पा रहा PIA स्टील मिल, वापडा तो बंद करें, किसी और को दें, नहीं चलने दे। ब्यूरोक्रेसी पे हाथ सख्त रखना पड़ेगा। और इस हवाले से मेरा ख्याल है जो सजेशन हमारे बिजनेसमैन दे रहे हैं उन पर अमल करें तो मेरा नहीं ख्याल आपको फाउंडेशनल रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, तभी आप ये मामला दुरुस्त कर पाएंगे। कुछ स्टैट्स भी अपने सामने रख लेते हैं। नेपरा ने स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 जारी की है, जो पाकिस्तान के पावर सेक्टर की नाकिस कारकर्दगी ने बेअमल पॉलिसीज हाईलाइट करने के लिए काफ़ी है, जिसका बोझ सार्फिन पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल बिजली की एवरेज जनरेशन कैपेसिटी का सिर्फ 33% इस्तेमाल में लाया जा सका। यूँ तकरीबन 46,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत का खुमियाजा सार्फिन को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 67% ज़ायद अदायगियाँ करके भुगतना पड़ा। यानी अगर IPPs के साथ महंगे मुआहदे के बजाय सस्ते पैदावारी मंसूबे शुरू किए जाएँ तो ये यूज़र्स हैं, इनको फ़ायदा हो सकता है। पावर सेक्टर के नुकसानात की बात की जाए तो गुज़श्ता माली साल के इख्तिताम पर गर्दिशी कर्जा 2,393 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुका था। बिजली के ट्रांसमिशन और तरसीली नुकसानात गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 11.77% से बढ़कर 18.31% हो गए, जिससे 276 अरब रुपये का नुकसान हुआ। पावर एंड एनर्जी सेक्टर की ये जो स्टैट्स हैं ये परेशान कुन तो हैं, लेकिन इससे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की जो अहमियत है, सिग्निफिकेंस है, वो मज़ीद बढ़ गई है, जिसके 5 E's अहदाफ में से 5th E एनर्जी है। और इसके तहत एनर्जी सेक्टर की तरक्की के लिए एक जामे पॉलिसी भी मुतारिफ़ करवाई गई है, जबकि रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी उड़ान पाकिस्तान का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद रीन्यूएबल एनर्जी के मंसूबों के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। ग्रीन एनर्जी के शोबे में प्राइवेट सेक्टर को राग़िब करके 2025 तक ग्रीन एनर्जी की सलाहियत का हिस्सा 20% और 2030 तक 30% तक बढ़ाना है। अब देखना ये है कि क्या हुकूमत IPPs जैसे जो महंगे मंसूबों से जान छुड़वा कर मुल्क को सोलर या रीन्यूएबल एनर्जी पर मुंतकिल कर सकेगी। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आरिफ ने, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो सर। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि जो उड़ान पाकिस्तान मंसूबा है उसके हवाले से बड़ी बात हो रही है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम देख रहे हैं वो ईज़ में से आपका एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके हवाले से बड़े से कंसर्न्स भी पाए जा रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा इसको कामयाब बनाने के लिए इस सेक्टर पर काम करना किस हद तक ज़रूरी है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इस पे रोड मैप होना क्या चाहिए? देखिए जी, ये मतलब उड़ान नाम रख लें, स्ट्रेटेजिक प्लान रख लें, कुछ नाम रख लें, बात यह है कि वो डे ड्रीमिंग है। मैंने इसकी देखी है कुछ चीजें कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टैपी होगी, और मतलब देखिए बात यह है कि अभी इस वक्त कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि आपकी मार्केट जो है, इसमें नेशनल गैस मार्केट है, ऑयल मार्केट है और इलेक्ट्रिसिटी मार्केट कोलैप्स हुई भी है। आपकी प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं कि जिसकी वजह से आपकी डिमांड ही कम हो गई है। डिमांड कम का मतलब बेसिकली ये है कि आपकी इकॉनमी पे बड़ा सीरियस डेंट ऑलरेडी आ चुका है। अब आपने जब तक इस उड़ान पाकिस्तान का नाम दें, उसके अंदर जब तक बेसिक या फंडामेंटल करेक्शन आप मार्केट की ना करें, जिसमें प्राइस की स्टेबिलिटी है, और प्राइस में दोबारा मैं यही कहूंगा कि एनर्जी सप्लाईज की प्राइसेस जो हैं उनकी स्टेबिलिटी है, और वो स्टेबिलिटी भी कम्पिटिटिव होनी है और उसको अफोर्डेबल होनी है एनर्जी, तब जाके। अब जब आप बिल्कुल आप, और ये हम देख रहे हैं तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं हमारे, जितने भी जो बिजनेसमैन हैं, जो सरमायाकार हैं, उनका एक बड़ा कंसर्न यही है कि जो आपकी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए कंपैटिटिव गैस एंड जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं जो रीजन में बाकी ममालिक में उससे होने चाहिए कंपैटिटिव। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, इसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए? नहीं, असल कंसर्न है ये, सिर्फ इसी कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए। इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये असल काम जिस पे करना है, जो कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट लोग हैं उनको सही पोजीशंस पे लगाएं। उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फिक्स,
राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब और राइट साइजिंग करे। आप ये जब तक दो डिफरेंट सेक्रेटरीज रखे हुए हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम और सेक्रेटरी एनर्जी, जब तक एक मिनिस्ट्री नहीं आप क्रिएट कर सके, कागजों में की है, प्रैक्टिकली आप मिनिस्ट्री ही नहीं क्रिएट कर सके, आपने नीचे प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? उनकी आपस में लड़ाइयाँ खत्म नहीं। बात यह है कि फंडामेंटल्स इस मार्केट के ये हैं कि आप पहले अपनी इनएफिशिएंसीज ठीक करें, सही लोग लगाएं, कॉम्पिटेंट लोग लगाएं, सही जगहों पे लगाएं, और अपनी इनएफिशिएंसी और करप्शन और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड उनको करेक्ट करें। जब आप उनको करेक्ट करेंगे तो आपकी प्राइसेस जो है उनमें फर्क आएगा, प्राइसेस बेहतर हो सकती हैं। जो प्राइसेस इनपुट कास्ट वो तो इन एनी केस इंटरनेशनल प्राइस के साथ कुछ एनर्जी की प्राइसेस लिंक हैं, उनको तो मजबूरी है, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव O&M या उसको जो आप कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग कास्ट है वो कास्ट इतनी ज्यादा बिल्ट इन की जा रही है। सर इस साल ये जो हमने देखा है 2024 में सबसे बड़ा इशू उठा था IPPs का। समझा ये जा रहा था कि यही जो है तमाम मसाइल की जड़ है इस वक्त जो हाई प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की। आप समझते हैं कि अगर हम इस मसले को ही एड्रेस कर लें तो काफ़ी हद तक आपके जो इश्यूज हैं एनर्जी वाले उस क्राइसिस से निपटा जा सकता है? देखिए IPPs का भी मसला जो था वो भी क्रिएट किसने किया? वो हमारे भाइयों ने ही क्रिएट किया, जो मैनेजर्स हैं इंडस्ट्री के, एनर्जी के फंक्शंस के जो मैनेजर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिस्टर्स। देखिए इन्होंने ही तो वो क्रिएट किया है, बजाय इसके अपनी जिम्मेदारी लेने के वो दूसरे पे डाल देते हैं कि नहीं जी ये इशू नहीं है, वो IPPs का इशू है। वो भी है, वो एक इशू था, वो है, अभी भी एड्रेस नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो काम इनके अपने करने वाले हैं वो तो ये कर लेना पहले। वो काम ये है कि अपनी कास्ट कम करें। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि गैस सेक्टर के अंदर अब SNGPL और SSGC दो कंपनीज हैं, उनकी सारी कास्ट कंज्यूमर्स पे करते हैं, उनकी तनख्वाहें पे करते हैं, उनकी इंक्रीज और इंक्रीमेंटल सारा कुछ पे करते हैं। उसके अलावा जो उनकी इनएफिशिएंसी या माल एडमिनिस्ट्रेशन या करप्शन है वो भी डंप कर दी जाती है कंज्यूमर की प्राइस में। एग्जांपल उसकी ये है कि 2-2.5 साल पहले SNGPL ने एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया उसके साथ, किसी एक पावर IPPs के साथ। वो डिस्प्यूट लंदन लेके चले गए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, हालांकि दोनों लोकल कंपनीज की लंदन जाने नहीं चाहिए था। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाके वो SNGPL ने वो केस लूज कर दिया, और जिसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो कुछ 100 अरब रुपए का इम्पैक्ट कंज्यूमर पे डाल दिया गया। आपने अपनी मैनेजमेंट ही ठीक नहीं करते हो, अगर आपने वक्त पे जो काम करने हैं वो नहीं करते हो, आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से आपने केस लूज कर दिया। इसी तरीके से अभी क्या हो रहा है कि वो कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रहे, और कैश फ्लो मैनेज ना करने की वजह से उनको लोन लेना पड़ रहा है, शॉर्ट टर्म लोन, और उसको लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी कंज्यूमर पे डाल देते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैं देख भी रही थी कि कई जो माहिर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि जी आपकी एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो कंपैटिटिव होना चाहिए आपकी जो रीजन में दूसरे ममालिक है उनके साथ, तभी इन्वेस्टमेंट आपकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो सनतें चला पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आएंगे? तो ये कितना बड़ा कंसर्न है, इसको कैसे देख रहे हैं आप एहतशाम साहब? जो एक मुद्दत से आप में हम सुन रहे हैं वो बात करते हैं कि जी कितनी हुकूमत के अंदर और हुकूमत में लोग जो बैठे हुए हैं उनमें पॉलिटिकल विल है, और कितनी ऑनेस्टी के साथ वो चाहते हैं कि जी टर्न अराउंड किया जाए। वाकई दावे बड़े, प्लान बड़े, बाहर से भी आते हैं, अंदर से भी आते हैं। सवाल ये है कि जी जहाँ सियासी तौर पे मसाइल हैं, गैर यकीनी है, अदम इस्तेकाम है, लेकिन साथ साथ हुकूमत भी चलनी चाहिए, सियासत भी भले करते रहें आप। इस दफ़ा सीरियसनेस का मुजाहरा इसलिए हो रहा है, माजरत के साथ बार बार आती है SIFC का रोल है, सपा सलार ख़ुद बैठते हैं, हर जगह पे देखते हैं कि जी कौन रोड़े अटका रहा है, उनको बुला के पूछते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये कंसर्न ख़ास तौर पे UAE, चाइना, सऊदी अरब की तरफ से आए थे कि जी हम आपके मुल्क में क्या करने आए, आपकी ब्यूरोक्रेसी चलने नहीं देती, काम करने को हम आते हैं लेकिन ये कि हमें रोक दिया जाता है, हम चुप करके वापस चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम ना कहाँ से शुरू करें। देखें जहाँ पॉलिटिकल विल इस वक्त नज़र आ रही है और लगता है कि दे मीन बिजनेस और बार बार बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है दो चीज़ें आमना इस सारे मामले में सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है ना क्राइसिस है हमारा, वो बिगेस्ट रोल है हमारी एनर्जी सेक्टर का। देखिए एनर्जी सेक्टर पे इश्यूज़ बड़े वाज़ेह तौर पे लोगों को पता है। देखें एक बिजली महंगी, आज आप देख रहे हैं कि जो सोलराइजेशन हो रही है, सोलर से 8 से 12 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिल रही है, लेकिन अदरवाइज़ IPPs की ख़ास तौर पे 80 रुपये फ़ी यूनिट मिल रही है।
भाई जब तक आप बिजली के रेट नहीं ठीक करेंगे, टैरिफ कम नहीं करेंगे, कम्पिटिटिव प्राइस पे आप नई इंडस्ट्री को या नई चीज़ें देंगे तो आप मुझे बताएं कंपटीशन कैसे होगा। बड़ा मुश्किल है नई अपना क्या कहते हैं फैक्ट्रियाँ, नई इंडस्ट्री लगे। दूसरी बात है आमना कि हमारा ये आउटडेटेड जो हमारा इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन का और जनरेशन का सिस्टम है ना, बिजली का और गैस का, ये क्यों ख़त्म नहीं हो रहा। देखिए वेस्टर्न इंटरेस्ट है, हुकूमतों का भी वेस्टर्न इंटरेस्ट है। हमारे लोग, पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि यूनिट इनको, ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं पावर सेक्टर जो है इनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। बाबू लोग बैठे हैं वो नहीं चाहते, सबके खांचे लगे हुए हैं। अब बात यह है कि प्रायोरिटी पे किस तरीके से, अब देख रहे हैं हमारी जिनको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मुसलसल लॉस दे रही हैं। अब देखें सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न एक ज़माने में बड़ा अच्छा प्रॉफिट देती थी, उनके भी लिए मसाइल पैदा हो गए हैं। हर तीसरे दिन गैस की प्राइस बढ़ाते हैं कि जी हमारे वो नहीं पूरे हो रहे। तो मेरा ख्याल है 3 चीज़ें आमना करने की ज़रूरत है। एक तो हमारा जो आउटडेटेड जनरेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको कैसे ठीक करेंगे। सर्कुलर डक्ट बाय द वे आपने 2.5 अरब का बताया, 2.5 ट्रिलियन का, ये टोटल अब गैस का और बिजली का 5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया। फिर हमारा फॉसिल फ्यूल बाहर से जो आ रहा है, हम जिस पे बहुत डॉलर खर्च होते हैं, वहाँ से जो एनर्जी हम लेते हैं LNG दूसरी तीसरी, इसको कम करने की ज़रूरत है। असल बात है आमना, ये जो रिलायंस हमारी है ना सोलराइजेशन पे, सोलर पे, अभी देखें अभी मामला पीछे पड़ गया है। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि पावर मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं कि कोई नई हुकूमत आए या कुछ हो, इसको हम ख़त्म करें। उनके खांचे ख़त्म हो गए। अभी देखें कि अब जिस तरीके से एक ज़माना था, अभी 8 महीने 9 महीने बजट आने से पहले तकरीबन 10 KVA का जो है ना वो यूनिट 12-13 लाख का लगता था, वो 9-8 लाख पे आ गया। तो लोग धड़ाधड़ लगवा रहे हैं कि बजाय इसके। तारिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, एहतशामुल हक साहब भी हमारे सेगमेंट के लिए भी मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर हम स्टोरीज उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की आमिराना हुकूमत के खात्मे से पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो चुका है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत पाकिस्तान से अपना रिश्ता बहाल करके दोस्ती और ताउन को फ़रोग देने के लिए इस हवाले से काम कर रही है। खबरों के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार फरवरी के पहले हफ्ते में मलेशिया का दौरा करने के बाद बांग्लादेश को भी विजिट करेंगे। दोनों ममालिक में 13 साल बाद ये पहला आला सतह का दौरा होगा। इसहाक डार को बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बड़े फैसले करने का इख्तियार भी होगा। इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान आएंगे। उन्हें इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की परेड का मेहमान खुसूसी बनाने पर गौर हो रहा है। इसहाक डार के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बांग्लादेश का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब बांग्लादेश की नई खारजा पॉलिसी भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भारत में पनाह लेने वाली शेख हसीना की हवालगी के लिए सिफारती मुतालबा भी कर दिया है। और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, उसका भारत के साथ जो ताल्लुकात है उस पर क्या असर हो सकता है, पाक भारत ताल्लुकात पर, क्योंकि यकीनन ये बढ़ती कुर्बत मोदी सरकार के लिए हज़म करना मुश्किल दिखाई दे रही है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ साथ हमें डॉक्टर कमर चीमा, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनकी एक्सपर्टीज़ उन पर हैं उनकी। थैंक यू सो मच कमर साहब, आपने वक्त निकाला इस सेगमेंट के लिए। किस तरह से देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि इंगेजमेंट्स बढ़ रही हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, और साथ ही साथ ये कहिएगा कि जो भारत का मुमकिन रद्द-ए-अमल है वो क्या हो सकता है, क्योंकि एक अरसा भारत का वहाँ पर तसल्लुत कायम रहा। देखिए जी, जारी बात है, एक बड़ी खुशाइन चीज़ इस सिलसिले में है कि भारत की सरकार, बांग्लादेश की सरकार ने काफ़ी देर, तकरीबन आप देखें 4-5 दहाइयाँ आर्टिफिशियली पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की और आर्टिफिशियली एक डिस्कनेक्ट पैदा किया, जिसको बांग्लादेश के जो लोग हैं वो वाकई पाकिस्तान आना चाहते थे, वो चाहते थे हमसे मिलना गिलना रवाबत चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत, फिर उनकी पार्टी ने मामलात को काफ़ी ख़राब रखा। अब बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन मेरा व्यू इसमें यह है कि थोड़ी कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो एक केयर टेकर सेटअप को चला रहे हैं। अभी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आना है बांग्लादेश के अंदर, वो कैसी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो किस तरह के खदोहाल होंगे उसके, कौन उसको रन करेगा, कौन उसके में मेन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाने वाली हैं। और अभी हसीना वाजिद का मसला भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। इंडिया जो है वो उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए तैयार नहीं है। सुना है कि ये खदशात हैं कि आने वाले दिनों में दोबारा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, आने वाले दिनों में भारत दोबारा वहाँ पर अपना मुदाखलत कायम कर सकता है, ऐसे कुछ खदशात हैं वो मुस्तकबिल में? देखिए जी, भारत की बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट जगहों पे उन्होंने काम किया हुआ है,
बहुत ज़्यादा काम किया है। सिर्फ एक ही चीज़ इसमें अहम है, वो ये है कि अगर इस केयर टेकर गवर्नमेंट चली जाती है, नेक्स्ट गवर्नमेंट जब ये इलेक्शंस का ऐलान करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, वो आके हुकूमत बनाना चाहती हैं, वो किस तरह का मजाज रखती हैं, एक बात। दूसरा ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बांग्लादेश में अच्छे रवाबत रखने की कोशिश करनी चाहिए, और मैसेज यही देना चाहिए कि हमारे कोई लाइक्स डिसलाइक नहीं है, जिस तरह इंडिया के लाइक्स हैं कि जी हसीना वाजिद है तो बांग्लादेश है, हसीना वाजिद नहीं है तो बांग्लादेश नहीं है। सो हमारा ये मैसेज अब चला जाएगा और इसको ही मैसेज को जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतरी आएगी और हम बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप या ग्रोह से नहीं चाहते। बिल्कुल। अच्छा, एहतशाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब, बांग्लादेश तकरीबन 20 साल बाद हमारी जो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगी, वो बांग्लादेश जा रही हैं। बांग्लादेश ने अलहदा होने के बाद माशी तौर पर बड़ी तरक्की की है और अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कई मामलात में पाकिस्तान से वो आगे निकल गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश की जो माशी तरक्की है, अब हम उड़ान पाकिस्तान में जैसे उस पर भी बात कर रहे थे, उससे किस हद तक इस्तेफादा कर सकता है उनके तजुर्बात से? हमने देखा कि इस मार्च पे तो जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है ना, फिजिकली जो इंस्पेक्शन होती थी पाकिस्तानी गुड्स की, वहाँ पे जाके उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया और रिस्ट्रिक्शन थी बहुत बड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमें मिला है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जी अब ये एक आगे के लिए एक ब्रेक थ्रू जो बना है उसको आगे चीज़ें लेके जाएगी, हमारे तिजारती तल्लुकात तो बेहतर होंगे और जो मैक्सिमम कोऑपरेशन दोनों मुल्क चाहते हैं सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, सफारती तौर पे, वो बढ़ेंगे। अब ना मुझे कोई शक नहीं है, डॉक्टर चीमा साहब के फेयर्स हैं, उनकी अपना क्या कहते हैं ओपिनियन है। मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरीके से इस डॉक्टर यूनुस को लाने में बांग्लादेश के स्टूडेंट्स आगे आ गए हैं, उनकी मेजॉरिटी जिस अंदाज से चीज़ों को देख रही है, वो जिस तरीके से हम ना देखें ना, ये हम अपना राइजिंग एंटी इंडियन सेंटिमेंट जितने तरीके बड़े ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है कि जिस तरीके से इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इनको मारा, फिर वो उनका एक लॉ आया था, बहुत चीजें चेंज हुई हैं। उन्होंने अपने निसाब में काफी रद्दोबदल किए, अपने हीरोज तब्दील कर दिए हैं, कायदे आज़म की बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट हुई। अब ना जो हो गई, अब देखें बड़ी खबर जो है ना, वो मैं आपको बताऊं वो क्या है। मैं अगले दिन देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर है। जिस तरीके से तेज़ी के साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाएंगे। मसलन ये बात हो रही है कि जी अगले माह से हम ना देखें पाकिस्तान की फ़ौज बांग्लादेश के लोगों को, फ़ौज को ट्रेन करना शुरू कर देगी। ये हिंदुस्तान को बात हज़म नहीं हो रही है। और फिर 2025 अमन के नाम पे ना हमारी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। तो ये बहुत बड़े दो ब्रेक थ्रू हैं, जिसकी वजह से मामलात कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। फिर हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है, उनके अपने लोग थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स आने की वजह से हमें ख़तरा है कि जो बॉर्डर एरिया की स्टेट्स हैं वहाँ पे इंसर्जेंसी और जिसको कहना चाहिए कि अपना इनकलाब की बातें होंगी, उनमें वो 4-5 रियासतों का जिक्र कर रहे हैं कि जी वेस्ट बंगाल में ख़तरा है, असम में, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में और मेघालय में, कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो उन्हें बगावत जो है ना वो आगे जाएगी। तो हिंदुस्तान पे तो किस्म बेताशा हो रहा है। मेरे ख्याल में आमना जो मुझे एक अच्छी सिल्वर लाइनिंग अच्छी लग रही है कि वहाँ पे उनको लग रहा है कि वहाँ पे नई पौध को लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डेलिबरेटली एक पार्टी की लीडर हसीना वाजिद ने ख़राब किए, जिसकी वजह से हमारा तखस्सुस ख़राब हुआ। हम एंटी अपना क्या कहते हैं मुस्लिम बन गए थे, अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। 2 मुलाकातें हो चुकी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की, आपने देखा वहाँ पे न्यूयॉर्क में हुई थी, फिर G20 कॉन्फ्रेंस में कायरो में हुई थी। अगर फ़ोन भी बात देख लें तो 3 मुलाकातें जो मुबारकबाद दी थी उनके आने पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी तेज़ी के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं। मुझे कतई तौर पर नहीं लगता कि आंदा आने वाली हुकूमत जो भी होगी वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। कमर साहब, एक और चीज़ भी तो है ना इसमें, हम देख रहे हैं कि जो इनका टेलीकॉम का एक मुआहदा था वो भी इन्होंने अभी रिसेंटली मनसूख किया है भारत के साथ, बांग्लादेश ने। और दूसरी जानिब वही हमारे साथ हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए जो वीज़ा फ़ीस थी वो ख़त्म कर दी। उसके बाद हमारा जो लंगर, जो पाकिस्तान के तजारती जहाज़ हैं बांग्लादेश में, वो लंगर अंदाज हो रहे हैं। तो ये चेंजेस तो आ रही हैं, ये टेम्परेरी तो हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि अब जिस तरह से बिजनेसमैन इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने में बड़े हम देख रहे हैं इंटरेस्टेड हैं। तो आपको लग रहा है कि इन द लॉन्गर रन देखें इसमें मैंने जैसे पहले कहा कि आर्टिफिशियली ताल्लुकात को हॉल्ट पे रखा, ख़राब करने की कोशिश की। लोगों के अंदर बड़ी एपेटाइट है। देखें
आप तो बात ये चल रही है कि दो मुल्क एक कौम की बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो एक ही कौम है, हम इकट्ठे आज़ाद हुए थे, हमने इकट्ठे आज़ादी ली, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए और हमें जो है वो एक डिफरेंट एक रोह में बहा दिया हसीना वाजिद ने। अब की पोजीशन बड़ी क्लियर है। अब ये है कि बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग मिलना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिलना चाहते हैं, कारोबारी लोग जाएंगे, एकेडमिया जाएगा, वहाँ से जो है तबलीगी जमात के लोग यहाँ पे आएंगे। बहुत सारे ऐसे जो रवाबत हैं जिनको इस्टेब्लिश किया जाएगा और फिर मैरीटाइम ट्रेड दोनों मुल्कों की आपस में बढ़ेगी। बहुत कारोबार है, बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है ये खिता तो ऑलरेडी लीस्ट कनेक्टेड रीजन है, तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान तो अपॉर्चुनिटी, हम तो जिसे कहते हैं ना क्रूज चला सकते हैं जी, कराची से लेके ढाका तक जाएगी, चिटागोंग तक जाएगी। मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम दुनिया को ये मैसेज दे सकते हैं कि देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान कारोबार कर सकते हैं, तो इंडिया इस खिते को आर्टिफिशियली क्यों डिस्कनेक्ट कर रहा है? इंडिया क्यों नहीं चाहता कि सार्क जो है मिलकर काम करे? तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, बड़ा काम हो सकता है। बांग्लादेश एक बड़ा मुल्क है, कुछ छोटा मुल्क नहीं है, बड़ी इकोनॉमी है। उस लेंस से अगर देखा जाए तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस पे आई बिलीव के काम करना चाहिए और कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ थे, इत्तेशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर हम स्टोरीज उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में इंटरनेट के हवाले से ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। सार्फिन स्लो इंटरनेट की वजह से खासे परेशान रहे। ई कॉमर्स एंड IT इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का काम भी काफ़ी मुतासर हुआ। लेकिन इस साल मुल्क में इंटरनेट के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। वज़ीर ममलिकत बराए IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा ने कहा है कि मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुकी है और लाइसेंसिंग का जो अमल है वो जारी है। इलॉन मस्क ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगामात का जवाब देते हुए तस्दीक की है कि कंपनी के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ IT मिनिस्टर शिजा फातिमा की है, उनसे इन सवालों के जवाब ले लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग ऑन द शो। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो स्टारलिंक की रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, तो इसका जो प्रोसेसिंग है, जो इसका लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा और जो यूज़र्स हैं वो कब तक ये सर्विस अवेल कर सकेंगे? स्टारलिंक की SCCP की रजिस्ट्रेशन हो गई भी है, मगर ये जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं या तो जो आप कह लें कि नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजी है और इसको लेके जो रेगुलेशंस हैं हमारे खत्ते में किसी के पास भी वैसे तो मौजूद नहीं है। आप देखें अगर अपने रीजन में तो अभी तक किसी ने भी इसको ऑफिशियली अप्रूव नहीं किया हुआ हमारे पूरे रीजन में। और अफ्रीका में भी 2 कंट्रीज हैं, मेनली इट्स इन US एंड यूरोप। मगर हमारी कोशिश ये है कि हम जल्द अज जल्द, और इसमें जो हमारी PSARB है, जो स्पेस रेगुलेशन की अथॉरिटी है, वो बड़ी तेजी से काम कर रही है। मैंने इसकी कल एक रिव्यू मीटिंग भी ली थी और हमें उम्मीद है कि हम जैसे ही इसकी रेगुलेशंस रेडी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए स्टारलिंक एक कंपनी है, लो अर्थ ऑर्बिट्स की नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं इनकी मल्टीपल कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में आना चाहेंगी, आना चाह रही हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए उसके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो रेगुलेशंस रिक्वायर्ड हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या एक आधे महीने में हमारी कोशिश होगी कि हम उन रेगुलेशंस को मुकम्मल करके तो फिर ऑफिशियली PTA के थ्रू इसकी लाइसेंसिंग शुरू करें। दैट्स ग्रेट। अच्छा ये कहिएगा, जो पाकिस्तान में स्टारलिंक की इंस्टॉलेशन है, इससे क्या जो इंटरनेट यूज़र्स हैं इसके मसाइल हल हो जाएंगे? स्लो इंटरनेट और हम डिस्ट्रप्शन जो देख रहे हैं, क्योंकि हालिया दिनों में काफ़ी परेशानी, एक पूरा साल इसी में गुजर गया इसी बहस में कि ये कब फिक्स होगा? देखिए पाकिस्तान में जो इंटरनेट के मसाइल हैं वो कुछ स्पेक्ट्रम की कमी की वजह से हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो 274 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम पे चल रहा है और इसके अंदर ये है कि अभी पिछले 6-8 महीनों में हमने तकरीबन 550 मेगाहर्ट्ज जो है वो लिटिगेशन से निकलवाया है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हम सेकंड क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर के स्पेक्ट्रम ऑक्शन करेंगे उससे भी एक तो इंटरनेट में बहुत बेहतरी आएगी। दूसरा ये है कि आपने देखा कि एक केबल जो है अफ्रीका 2 वो सबमरीन केबल पाकिस्तान मजीद लैंड की है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ
7 सबमरीन केबल्स हैं विच आर नॉट सफिशिएंट फॉर द पॉपुलेशन दैट वी हैव, और जो हमारी यूजेज है ओवरऑल, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है कि जैसे जैसे हमारी यूजेज बढ़ रही है। मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 2 से 3 सालों में हम 4 मजीद सबमरीन केबल्स भी ऐड करेंगे, जिससे हमारी जो डेटा ट्रैफिक है उसकी फ्लो बहुत बेहतर होगी। और स्टारलिंक के आने से डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट है, उसकी रिलायबिलिटी जो है वो एक रिलायबिलिटी, उसकी स्पीड भी जो है वो बहुत बेहतर भी होगी। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे हम फाइबराइजेशन अभी तक नहीं कर पाए, वहाँ पे भी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शिजा फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी इस हवाले से बात करने के लिए। इसी के साथ साथ कंवल चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, आईटी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच मैम वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि जो स्टारलिंक इंटरनेट है इसका पाकिस्तान में आना कितना खुशाइंद है, और दूसरा ये कि इसका पाकिस्तान में आना आपको आसान दिख रहा है कि क्या क्या मुश्किलात, क्या क्या बैरियर्स होंगे, क्या अफोर्डेबिलिटी का कहाँ पर इशू आएगा, किस तरह से देख रही हैं आप इसको? देखिए, स्टारलिंक नेटवर्क जो है वो इस वक्त बहुत कम ममालिक में अवेलेबल है। सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है जहाँ पे ऑन ग्राउंड कोई ट्रांसीवर्स होंगे जो कि सैटेलाइट से कनेक्ट होंगे और उस तरह से वो इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो खुश आइन तो इस तरह से कि अगर पाकिस्तान में आ जाता है तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे ऑन ग्राउंड फाइबर नहीं ले हुई भी, वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो सकती है और काफ़ी ब्लैंकेट इंटरनेट की अवेलेबिलिटी हो सकती है। अलबत्ता ये तो हुकूमत को देखना होगा कि इसके जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं या डेटा सॉवरेनिटी इश्यूज़ हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं लाइसेंसिंग में, तो वो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली उनको देखना है और उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि जब ऑब्वियसली स्टारलिंक इंटरनेट आना, ये उन ममालिक में भी हम देख रहे हैं जहाँ पे यूरोप भी इसके इस्तेमाल से इस्तेफादा कर रहा है। ये जो स्टारलिंक इंटरनेट है ऑफ कोर्स ये एक्सपेंसिव होगा रिलेटिवली, तो इसके बाद हम किस तरह से देखेंगे मामलात को, क्योंकि फिर तो हुकूमत भी कहीं ना कहीं इस मामले में और सुस्त पड़ जाएगी कि जी जो अभी हम इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं उसको फिक्स करने में ऑलरेडी 1 साल गुजर गया। जब एक कंपेटिटिव आ जाएगा और बहुत से लोग उस जानिब चले जाएंगे जो अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। फिर आपको लगता है कि हुकूमत इन चीज़ों को एड्रेस करेगी, मकामी इंटरनेट को? देखिए, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा स्टारलिंक का ब्लैंकेट और यूबिक्विटस कनेक्टिविटी मिलना शुरू हो जाएगी तो ये सस्ता होता जाएगा, क्योंकि ये अभी टेक्नोलॉजी नहीं है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में डिप्लॉय होगी और बहुत सारे ममालिक में पहली दफ़ा डिप्लॉय हो रही है। सैटेलाइट्स अभी डिप्लॉयमेंट के फेज़ में है, इसलिए इस वक्त ये महंगा है। मगर इवेंचुअली इसका जो रिटर्निंग रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न इसका बहुत इवेंचुअली कम होता जाएगा और ये सस्ता हो जाएगा और इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा अक्रॉस द बोर्ड होगी। अलबत्ता यू आर राइट के ये बात ज़रूर है कि शुरू में बहुत अरसा इसकी मे बी कॉस्ट ज़्यादा हो, जिसकी वजह से एक डिफरेंस इन क्लास इसमें आ सकता है कि ये अवेलेबल हो टू द एलीट इन पाकिस्तान, ये जो अफोर्ड कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो लेइंग है ऑफ फाइबर वो और भी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, उसकी जो लेइंग ऑफ फाइबर में सुस्ती आ सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आवर नेक्स्ट स्टोरी इज़ फ्रॉम हेल्थ सेक्टर। नाकिस इंतज़ामी पॉलिसीज़ और वालिदैन की जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से पोलियो वायरस का खात्मा पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा। इससे ज़्यादा शर्म और अफसोस की बात और क्या होगी कि जंग ज़दा अफगानिस्तान की सूरत हाल भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान में पोलियो वायरस के 68 केसेस और अफगानिस्तान में 25 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पाकिस्तान में बहुत से सैंपल्स के रिजल्ट्स आना अभी बाकी हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता साल बलूचिस्तान से 27 पोलियो केसेस, खैबर पख्तूनख्वा से 20, सिंध से 19, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ है। जबकि 7 बरसों में पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन में खौफनाक हद तक इजाफा भी देखने में आया है। 2024 में 622 मरतबा माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है, लेकिन इसमें दोबारा हम ये बात करेंगे कि इसमें बहुत ज़रूरत है, आपके कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब पोलियो टीम्स मौजूद होती हैं आपके घर के बाहर तो कई नाखुशगवार वाक़यात का उनको सामना करना पड़ता है, जिसमें अब हालिया ही जो कराची का वाक़या था उसका जिक्र करेंगे। कराची के एक इलाके में भी यही हुआ कि जब पोलियो टीम वहाँ पर मौजूद थी तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची वो शहर है, अभी हम देहातों की बात नहीं कर रहे बल्कि कराची की बात करें, जो पाकिस्तान का सबसे मेन सिटी है,
सबसे बड़ा शहर है, तालीम के लिहाज से भी कराची को बहुत आगे समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम अवेयरनेस की कमी यहाँ पर भी देख रहे हैं। सो इसको, इन चैलेंजेस को मीट करने में हमारी अपनी जो कोऑपरेशन है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेहद ज़रूरी है। और उसमें वालिदैन को ये समझना होगा कि जो पोलियो के कतरे हैं वो किसी तौर पे भी आपके बच्चे की हेल्थ या आपके हेल्थ के लिए ख़तरनाक नहीं है, बल्कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए ये बेहद ज़रूरी है, उनके मुस्तकबिल के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी मैसेज के साथ आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।